Pakistan categorically rejects the judgment announced by the Supreme Court of India on the status of Indian illegally occupied Jammu and Kashmir. India has no right to make unilateral decisions on the status of this disputed territory against the will of the Kashmiri people and Pakistan. India cannot abdicate its international obligations on the pretext of domestic legislation. Judicial plans to annex IIOJK are bound to fail. The judgment is yet another manifestation of the pliant judiciary under India's ruling dispensation. खुशामदीद नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत। आज भारत की सुप्रीम कोर्ट ने एक इंतहाई मुतनाज़ा फैसला सुनाया। आर्टिकल 370 जो कि भारत के आइन का हिस्सा था और कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस का दर्जा देता था, और आज से नहीं, जब से ये मसला कश्मीर चल रहा है 75 साल से, और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के ऐन मुताबिक इस आर्टिकल को देखा जाता रहा है कि भारत किसी भी तौर पे इसको तब्दील नहीं कर सकता। अभी आप सुन रहे थे फॉरेन मिनिस्टर जलील अब्बास जिलानी की गुफ्तगू, जिसमें उन्होंने वाज़े तौर पे कहा कि ये पाबंद है, भारत था और रहेगा उन करारदादों का, अपनी बैनुल अक़वामी जिम्मेदारियों का, जिसमें भारत को आलमी बरादरी ने, अक़वाम मुत्तहिदा ने पाबंद किया है कि कश्मीर के स्टेटस में, कश्मीर की आबादी में किसी भी किस्म की तब्दीली भारत यूनिलैटरली यानी एकतरफा तौर पर नहीं कर सकता। लेकिन भारत ने किया, और उसके बाद जो एक मजालिम की नई दास्तान शुरू हुई वो मुझे दोबारा यहाँ दोहराने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद भारत की सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले को चैलेंज किया गया, जो आर्टिकल 370 एब्रोगेट किया था एक कानून के, मुतनाज़ा कानून के ज़रिए, और उसकी समाअत हुई। लेकिन उसके बाद ये फैसला आया, और ये फैसला कोई ऐसा हैरान कुन नहीं था। हम जानते थे कि यही फैसला आएगा, क्योंकि भारत में खाली मोदी सरकार ही हिंदुत्व का प्रचार नहीं कर रही, मुसलमानों और कश्मीरियों के खिलाफ काम नहीं कर रही, बल्कि भारत के तमाम इदारे बशमूल भारत के की अक्सरियत और भारत के जो एक इंटेलेक्चुअल तबका है, जो किसी ज़माने में जो अपने आप को सेकुलर कहलाने में फ़ख्र महसूस करता था, वो भी इस वक्त सेफ्रोनाइजेशन का शिकार है, जिसका मतलब है कि उन पर हिंदुत्व की छाप भी लग गई है और वो उसको पूरी तरीके से मानते हुए फॉलो भी करने लगे हैं। और मकसद यही है कि मुसलमानों पर ज़मीन तंग कर दी जाए और कश्मीर के मसले को अपनी मर्जी के मुताबिक हल करने की कोशिश की जाए, ढाल दिया जाए। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, इससे फ़र्क क्या पड़ेगा? क्या ये फैसला कश्मीर के अवाम की सोच बदल सकता है? इसका जवाब है नहीं। क्या ये फैसला उन अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों को मुस्तरद कर सकता है? जवाब है नहीं, जिसका जिक्र इस वक्त फॉरेन मिनिस्टर भी आपके सामने कर रहे थे। लेकिन इसके बाद क्या होगा? क्या भारत ये समझना शुरू कर देगा कि इसका बिल्कुल हल निकल आया, उसको एक लीगल कवर मिल गया? बिल्कुल इसका जवाब नफ़ी में है। और जब तक कश्मीरी दिल से कबूल नहीं करेंगे कि उन्होंने भारत के साथ रहना, ये मसला हल नहीं हो सकता। और पाकिस्तान ने कभी भी ये मुतालबा नहीं किया कि कश्मीर को लाजमन पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहिए, अगरचे हमारा क्लेम है कि क्योंकि कश्मीर की अक्सरियत, अवाम की अक्सरियत शुरू से, पहले दिन से पाकिस्तान के साथ अलहाक चाहती थी, इस वजह से कश्मीर जो है वो पाकिस्तान का अटूट अंग है। लेकिन अगर पाकिस्तान हमेशा ये कहता आया है कि जो इस्तिस्वाब राय का हक है अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक, वो कश्मीरी अवाम को देना चाहिए, ताकि वो आज़ादाना तौर पे फैसला कर सकें कि उन्होंने पाकिस्तान के साथ आना है, भारत के साथ आना है, या अपना आज़ादाना तशख़्ख़ुस बरकरार रखना है। ये वो केस है जो कि पाकिस्तान प्लीड करता आया है, और हर मौके पर पाकिस्तान ने अपनी सिफारती जो जिम्मेदारियां हैं वो पूरी की हैं, और अपनी सपोर्ट कश्मीरी लोगों के लिए हमेशा उनके सामने रही है। और ये फ़र्क है पाकिस्तान के आज़ाद कश्मीर में और जो इस वक्त इंडियन ऑक्युपाइड, इलीगली ऑक्युपाइड कश्मीर है उसमें, कि वहाँ की सूरत हाल देखें कि 11 लाख फ़ौज वहाँ पे लगानी पड़ी, जिसके बाद वहाँ पे अपने वो कंट्रोल कुछ ना कुछ हद तक रखने में कामयाब हुए। और पाकिस्तान में जो आज़ाद कश्मीर है, इसको अगर आप मवाजना करें तो फ़र्क वाज़े नज़र आ जाएगा। गुफ्तगू करेंगे इस पर। मुझे स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं माहिर बैनुल अक़वामी अमूर डॉक्टर अवैस वसी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। सैयद मोहम्मद अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर बैनुल अक़वामी अमूर हैं, आप भी बहुत बहुत शुक्रिया। जनरल रज़ा मोहम्मद खान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, दिफाई तज्ज़ियाकार हैं। जनरल साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर वसी साहब, आपसे मैं आगाज़ करता हूँ, क्या फ़र्क पड़ेगा इस फैसले से? पता तो था आप सबको, हमें भी, कि ये फैसला आना है, बिल्कुल मतलब तवक्कुआत के मुताबिक था जो भारत में इस वक्त इदारों के हालात हैं, लेकिन इससे वाकई कोई फ़र्क पड़ जाएगा? कोई लेजिटिमेसी मिल जाएगी या नहीं?
देखिए, इंडियन कोर्ट्स और इंडियन सुप्रीम कोर्ट्स की जो ख़ास तौर पर जो वर्डिक्ट्स आ रहे हैं 2014 ऑनवर्ड जो हम देख रहे हैं, तो उससे कोई हमें कोई बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन तो नहीं थी कि कोई कश्मीरियों को कोई इस फैसले से जो है वो रिलीफ मिलेगा और कोई उसमें जो है वो रिलैक्सेशन जो है वो उनको मिलेगी। तो एक लिहाज से कश्मीरी जो है वो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कोई इसी तरह का वर्डिक्ट जो है वो आएगा। मैं समझता हूँ कि इस फैसले का इम्प्लिकेशंस के हवाले से अगर हम देखें तो 370 ये चूँकि 370 के हवाले से है, तो 370 कश्मीर के हवाले से जब भी हम बात करते हैं तो हमारा जो लोकस स्टैंडी है या जो हमारा मेन पॉइंट है वो असल में राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन है, और हमारा जो ब्रॉडर इशू है वो राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन है, और ये 370 उसको इक्लिप्स नहीं कर सकता। और 370 अगर हम इसी के ऊपर इंडियन आर्ग्यूमेंट पर भी अगर बात करें, लीगल आर्ग्यूमेंट पे बात करें, तो इंडिया ने ये फ़ैसला, ये इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने जो फ़ैसला किया है, अगर हम इसको देखें तो इंडियन जो खुद एक लीगल एक्सपर्ट जो एजी नूरानी है, उन्होंने बड़ी एक एक्सटेंसिव स्टडी किया है, और उनकी किताब जो है वो 370 अ कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री जो है, ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने ये किताब छापी है, और उस पर उन्होंने ये आर्ग्यूमेंट बिल्ड किया है कि 370 को रिवोक करने के लिए असम्बली का होना और असम्बली की कंकरेंस चाहिए, और असम्बली वो कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली होनी चाहिए, स्टेट असम्बली और स्टेट कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली जो कानून सा जो फर्स्ट असम्बली थी जो 57 के अंदर जो है वो डिज़ोल्व हो गई थी। तो अब तो वो उसकी जो हैसियत है उसको रिवोक जो है वो नहीं किया जा सकता, अपने लीगल आर्ग्यूमेंट्स के अंदर उन्होंने किया। तो अगर हम वहाँ देखें और जो बाकी भी लीगल आर्ग्यूमेंट्स वहाँ सुप्रीम कोर्ट के अंदर हुए हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी है और इसकी कोई लीगल फाउंडेशन उस तरह नहीं है कि इस 370 को जो है वो रिवोक करने को उन्होंने ऑन किया। तो मैं समझता हूँ कि जो इसकी इम्प्लीकेशंस हैं लीगल हवाले से, वो खुद जो है वो ये एक्सपोज करता है भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को जो है वो इस लिहाज से कि भारत जो है वो, जब हम बैन अवी हवाले से प्रोग्राम के लेटर ऑन हम गुफ्तगू करेंगे, वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन को, अपनी सेक्शंस को, अपनी आर्टिकल्स को जो है वो कंप्लाई नहीं कर रहा। मैं वापस आता हूं। एजाज चौधरी साहब ने भी हमें ज्वाइन, फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया एजाज चौधरी साहब आपका। बात कर रहे थे आज भारत की सुप्रीम कोर्ट का जो मुतनाज़ फैसला आया है। सर, आपने बहुत क्लोजली अपने पूरे करियर में सारे मसले को देखा, आप खुद भी इन्वॉल्व रहे। भारत ने जब ये फैसला किया और अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद वो तो समझते हैं कि उनको एक बहुत बड़ा लीगल कवर मिल गया, लेजिटिमेसी मिल गई, लेकिन क्या फ़र्क पड़ेगा सिफारती महाज पे, कश्मीर के मसले पे, बैन अवी सतह पे कोई फ़र्क पड़ेगा भी या नहीं? एजाज साहब। देखिए, पहली बात तो ये कि मुझे ज़्यादा हैरत नहीं हुई। उसकी वजह यह है कि सुप्रीम कोर्ट, हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट का एक ख़ास किरदार रहा है, और वो मोदी सरकार के साथ जो उनका एक किस्म का जहन मिलता है। आपको याद होगा कि बाबरी मस्जिद के बारे में भी जब फैसला आया तो सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि जी इसमें कोई हरज नहीं है, वो गिरा दी गई मस्जिद, एक ट्रस्ट आप बनाए और इनको यूपी में कहीं और जमीन दे दे, वहां पे टेम्पल ही बनेगा, मंदिर ही बनेगा। तो इसलिए लगता तो यही है कि अगर फैसले की जितनी जुज़ियात देखें वो सब की सब यूं लगता है कि जैसे मोदी सरकार ने के ही की ख्वाहिशात के ऐन मुताबिक वो फैसला आया है। तो पाकिस्तान ने इसको बिल्कुल दुरुस्त किया कि उसको हमने मुस्तरद कर दिया, और करना भी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान का तो एक मौक़िफ़ है कि कश्मीरियों को पार्टीशन प्लान है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन है, उनको वो आप हक़ इरादियत तो दें, आप मुसलसल अपनी इल्लीगल ऑक्यूपेशन को, गैर कानूनी कब्जे को आप कंसोलिडेट कर रहे हैं। तो क्या दुनिया में इसका रिएक्शन होगा, क्या कश्मीर में इसका रिएक्शन होगा? दुनिया का रिएक्शन तो मैं इसलिए ज़्यादा नहीं देख रहा क्योंकि जब ये पहली बार 5 अगस्त 2019 को हुआ था तो उस वक्त भी दुनिया ज़्यादा नहीं बोली। उसकी वजह ये थी कि हिंदुस्तान एक उनके लिए एक अट्रैक्टिव मार्केट है, एक बड़ी जगह है, बड़ा मुल्क है, इसलिए रियल पॉलिटिक आ जाती है, जिसकी वजह से वो लोग ज़्यादा नहीं आवाज़ उठाते। लेकिन पाकिस्तान तो ने हमेशा से आवाज उठाई, हमेशा से, कभी पाकिस्तान का ऐसा मौका नहीं आया। अगर कश्मीरियों का आज तक कोई दोस्त रहा है तो वो पाकिस्तान रहा है। तो उस लिहाज से पाकिस्तान तो मेरे ख्याल में ये कहता रहेगा आइंदा भी, आने वाले माहो साल में भी। लेकिन जो कश्मीर के अंदर है वो कश्मीरी लीडरशिप को ये फैसला करना होगा। अगर आपको याद होगा कि जब पहली बार ये 2019 के बाद फैसला किया था मोदी साहब ने, तो गुपकार अलायंस, एक बहुत सारे ग्रुप्स को
बुलाया था कश्मीरी ग्रुप्स को, तो सब ने कहा था कि नहीं, आप पहले स्टेटहुड हमारी वापस करें, फिर हम बात करते हैं। अब स्टेटहुड जो है वो लगता है वापस हो जाएगी, वो पहले से कह रहे थे, उस पे भी सुप्रीम कोर्ट ने उनको बहुत स्पेस दी है। जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं जरा जनरल रजा साहब को भी इन्वॉल्व करना चाहता हूं। सैयद अली साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। जनरल साहब, अभी जो भारत के अंदर इस वक्त चल रहा है, जिस तरीके से एक सैफ्रनाइजेशन सरायत कर चुका है तमाम तर इदारों में, सोसाइटी में, और बहुत कम आवाज़ें रह गई हैं कि जो मतलब उनके खिलाफ कोई आवाज़ उठाती हैं, कोई आपको नज़र आती है, कोई न्यूट्रल आवाज़, कोई इंडिपेंडेंट आवाज़, और उसको भी दबा दिया जाता है। ये ट्रेंड जो है ये तो रुकने वाला में नजर नहीं आता। अभी जब 3 रियासतों में बीजेपी की कामयाबी और उसके बाद अगले 5 साल भी कुछ माहिरीन ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं वो आएंगे, तो उसका मतलब है कि ये स्टेलमेट जारी रहेगा और जुल्म जो है वो कश्मीरियों पे होता रहेगा। जनरल साहब जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पहली बात तो ये है कि मेरे ख्याल में इंडियन कोर्ट जो है, पर्टिकुलरली उनका जो सुप्रीम कोर्ट है, वो ये साबित हो गया है कि वो एक कैंगरू कोर्ट्स के बराबर हैं, और वो बीजेपी गवर्नमेंट को पॉलिटिकली लगातार सपोर्ट करते आ रहे हैं। मसलन 2018 में इलेक्शन से 1 साल पहले उन्होंने ये फैसला किया कि जो बाबरी मस्जिद है वो बजाय इसके कि उसके गिराने वालों को सजा दें, उनको उन्होंने बरी कर दिया था, और ये फैसला कर दिया था कि इसको हिंदुओं के हवाले किया जाए ताकि वहाँ पर मंदिर बन सके। और उसके बाद आपने देखा कि 2019 में ये आर्टिकल 370 मोदी साहब ने, जो कि उनका मैनिफेस्टो का हिस्सा था, उसके मुताबिक उन्होंने उसको स्क्रैप किया, और उसको उस वक्त के बाद जो है फौरन बाद चैलेंज किया गया था, लेकिन इसको सीरियसली नहीं लिया गया। और अभी कोई तकरीबन 6 महीने पहले इसको कंसिडर किया गया है और आपने मौका देख लिया। तो 2019 से पहले इंडियन कोर्ट्स ने बीजेपी को सपोर्ट किया, जिसकी वजह से वो इलेक्शन जीत गए, और अभी वही हो रहा है कि अप्रैल 2024 में फिर इलेक्शन होने जा रहे हैं, और उन्होंने जो बीजेपी का जो डिसीजन था उसको उन्होंने इंडोर्स किया है। बिल्कुल, लिटरली अभी जो इंडियन सुप्रीम कोर्ट है वो बीजेपी का हिस्सा बनती जा रही है और हिंदुत्व का सपोर्टर बनने जा रहे हैं। लेकिन इस डिसीजन को पहले भी 2019 में 8 बिलियन कश्मीरीज ऑफ इंडियन हेल्थ कश्मीर ने उन्होंने रिजेक्ट किया था, और अभी फिर उन्होंने रिजेक्ट किया है। पाकिस्तान ने रिजेक्ट किया है, चाइना ने इसको अभी रिजेक्ट ऑफिशियली नहीं किया, लेकिन आई एम श्योर कि उसको वो रिजेक्ट करेंगे, क्योंकि वो लद्दाख को वो इंडिया का हिस्सा नहीं मानता। और कश्मीर, सही फरमाया आपने जी, कश्मीर लगातार मेरे ख्याल में अभी दुनिया का सबसे जो बड़ा जेल खाना है, ओपन एयर प्रिजन, वो करता रहेगा। इंडिया के कोई तकरीबन जो 7 लाख अफवाज हैं वो वहां पे डिप्लॉय रहेंगी, और इंडिया जो है अपने बजट का 3/4 पोर्शन $75 बिलियन का इस कब्जे को कायम रखने के लिए वो इस्तेमाल करता रहेगा। पॉइंट है सर, मैं वापस आता हूं जनरल साहब, सॉरी टू कट यू, वापस आता हूं, जरा सैयद अली साहब को शामिल कर लूं। सैयद अली साहब, एक बात तो तय है, जो जनरल साहब भी अभी बात कर रहे थे, कि जिस तरीके से मोदी सरकार ने अपने आप को इलेक्शन के लिए तैयार किया है एंटी पाकिस्तान नैरेटिव पे। इससे पहले राहुल गांधी स्टेटमेंट दे चुके हैं कि पठानकोट के वाकये को एक्सप्लॉइट किया इलेक्शन जीतने के लिए, और अब ये फैसला आया और इसको भी एक्सप्लॉइट किया जाएगा। सो कम से कम दुनिया को यह तो समझ लेना चाहिए कि जो भारत दावा करता है कि लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, या सो कॉल्ड उसका सेक्युलर चेहरा, ये दो बातें बिल्कुल गलत हैं, बिल्कुल मुतजाद हैं कि जो मोदी सरकार का बयानिया है या उनकी हिकमत अमली है। बिल्कुल जी, मैं मुख्तसरन देखें इसके 3 पहलू आपके सामने रखता हूँ। जैसा जनरल साहब ने कहा, देखें जो किसी भी रियासत के 3 सतून होते हैं, यानी कि पार्लिमान और अदलिया और एग्जेक्टिव यानी कि इंतजामिया, तो बुनियादी तौर पे आज इस फैसले के नतीजे में ये चीज़ साबित हो गई है कि ये जो भारतीय रियासत के तीनों सतून हैं वो बिल्कुल क्लियरली और कंसिस्टेंटली हिंदुत्व के नज़रिए के पैरोकार और उसी के एजेंडे को आगे अपनी अपनी डोमेन में बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं।
तो बुनियादी तौर पे देखें 4.5 साल के बाद सॉरी पांच- सैयद अली साहब, 1 मिनट माजरत के साथ आना चाहूंगा, लेकिन आप यहीं से आगाज़ कीजिएगा जहां से आपकी बात टूट रही है। मिशाल मलिक साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, मुआवने खसूसी हैं वज़ीर आज़म की बराए इंसानी हकूक़। बहुत बहुत शुक्रिया मिशाल मलिक साहिबा। आपके अपने खामिन भी न जाने कितने बरसों से भारत के जेल में हैं और तरह तरह की मुसीबतें और तकलीफ़ें बर्दाश्त कर रहे हैं। आपकी भी एक स्ट्रगल है। इस फैसले के बाद एक तो इस पर कॉमेंट चाहूँगा, और दूसरा इस फैसले के बाद क्या कश्मीरियों की जो इंडिजिनस फ्रीडम स्ट्रगल है उस पर कोई फ़र्क पड़ेगा या नहीं? देखिए, ये जो इनकी जो अपनी तरफ से इन्होंने ओवर सुप्रीमेसी की है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की ओवर जम्मू एंड कश्मीर, तो ये तो कश्मीरी तो कभी मानते ही ना, वो कभी हिस्सा थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। ये तो अंडर यूनाइटेड नेशंस फॉल करता है, एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, और इसका कोई भी फैसला उनके फ्यूचर का करना, उनकी जमीन का करना, उनके हकूक का करना, ये तो इलेजिटिमेट है। तो ये एक इलेजिटिमेट एक्शन हुआ है। आरएसएस की ये कोर्ट्स हैं, ये बीजेपी और मोदी की कोर्ट्स हैं, और इन्होंने प्रूव कर दिया है कि जो एक्शन 5 अगस्त 2019 को इंडिया ने किया था, वो भी यूनिलैटरली एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर पे किया था। बाद में वो जंतर मंतर में लेके गए थे, बाद में अब सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको इंडोर्स कर दिया उस जेनोसाइडल एक्ट को और वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ। तो दे आर ऑल कल्प्रिट्स, और ये एक खुला प्रूफ है कि इंडिया के कोर्ट्स भी वही हैं जो कि इंडिया की इस्टेब्लिशमेंट है और इंडिया की जो आर्मी है और इनका जो एग्जीक्यूटिव, दे ऑल ऑन वन पेज कि इन्होंने कश्मीरियों को एलिमिनेट करके जमीन पे मुकम्मल तौर पे कब्जा करना है। अच्छा मिशाल साहिबा, हमने देखा कि जब ये आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया था, उस वक्त भी कश्मीरियों के अज़म में कोई फ़र्क नहीं आया, और जो उनकी एक अपनी स्ट्रगल है आज़ादी के लिए, उसमें किसी किस्म की हमने तब्दीली नहीं देखी। अब इस फैसले के बाद कोई तब्दीली आ सकती है या नहीं? देखिए, इस फैसले के बाद और इन 4 सालों के अंदर ये पेंडिंग पे रखा गया है केस, ये जो जिसका आज इन्होंने फैसला सुनाया है, और ये भी इसलिए पेंडिंग पे रखा गया कि 5 अगस्त के बाद इन्होंने जिस तरीके से डेमोग्राफी के चेंजेस किए, ऑलमोस्ट 5 मिलियन जो है इंडियंस को वहाँ के डोमिसाइल इशू किए गए डिस्प्यूटेड टेरिटरी के, और उसके बाद अब जो इन्होंने ये फैसला ले लिया है, तो इसके डेफिनेटली इसके डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर पे चेंजेस आएंगे, और पॉलिटिकल लैंडस्केप को जिस तरीके से ये चेंज कर रहे हैं, अपने इलेक्शन ईयर इनका आ रहा है मोदी का अगले साल, और मकबूजा कश्मीर में भी आ रहा है 24 गालिबन सितंबर को। हालांकि कश्मीरी जो कौम है कभी भी पार्टिसिपेट नहीं करती जो भी वहाँ पे डमी इलेक्शंस होते हैं ऑक्यूपाइड कश्मीर में, क्योंकि वो बेसिकली मानते ही नहीं है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, क्योंकि उनका हिस्सा ही नहीं है। तो अब सिर्फ लिटमस टेस्ट यही है कि जो भी इन्होंने अब जो भी एक्शंस ले रहे हैं खास तौर पे अब के बाद, वो इनका यही प्लान है कि इन्होंने अगले साल इलेक्शंस करा के इन्होंने प्लेबिसिट करना है, और प्लेबिसिट में सारे इंडियन भी होंगे, और एक पूरी की पूरी एक कॉलोनी जो है मिनी इंडिया की। जी बिल्कुल, आपने दोस्त फरमाया, लेकिन वो अगेंस्ट जो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें हैं कि डेमोग्राफिक चेंज नहीं हो सकती, उसके खिलाफ होगा। एक आखिरी सवाल, आज भी जब ये फैसला आया तो उमर अब्दुल्ला जो वज़ीर आज़म भी रह चुके हैं मकबूजा कश्मीर के, उन्होंने एक शेर के ज़रिए अपने रद्द-ए-अमल का इजहार किया और इस फैसले पर तनकीद की। वो भारत नवाज रहनुमा जो आज मगरमच्छ के आंसू बहाते नजर आ रहे हैं, क्या वो वाकई उनके दिल अब कश्मीरियों के साथ धड़क रहे हैं, या वो सिर्फ इस मौके की तलाश में है कि कब किस तरीके से उनकी वापसी हो? ये सब परपेट्रेटर्स हैं, सब इन्वॉल्व हैं, ये उनकी बी टीम है इंडिया की। ये पपेट्स जो वहाँ पे सो कॉल्ड लीडर्स बने हुए हैं, ये वही अब्दुल्ला फैमिली है, उसी तरह मुफ्तीज की है जिन्होंने जितने भी काले कवानीन थे हिंदुस्तान के हक में उसकी आर्मी के पास कराए, उन पपेट असेंबली से। एनआईए को महबूबा मुफ्ती ने इंट्रोड्यूस कराया, टाडा पोटा आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट, ये सारे महबूबा मुफ्ती के वालिद या फारूक अब्दुल्ला ने किया। तो इनकी तो खुलेआम शुरू से गद्दारी है कश्मीरी कौम के साथ, और क्योंकि इनको अवाम एक्सेप्ट नहीं करती है और हिंदुस्तान ने भी इनको टिश्यू पेपर की तरह यूज करके अब फेंक दिया है, क्योंकि अब वो खुल के खुद हिंदुत्व सामने आ गया है रूल करने के लिए मकबूजा कश्मीर को, तो उनको किसी की जरूरत नहीं, क्योंकि उन्होंने खुद अपने हिंदुत्व के फॉलोअर्स को वहाँ पे सेटल कर दिया, मेजोरिटी में उनको तब्दील कर रहे हैं। तो इनका जितना चाहिए था उनको, इनकी शेल्फ लाइफ एक्सपायर हो गई है। ये कोई शेरो शायरी करें, कोई गजलें लिखें, उससे कुछ नहीं होना, क्योंकि सबसे बड़े कसूरवार कल्प्रिट्स जो हैं जिनके हाथ खून से रंगे हुए हैं वो ये गद्दार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मिशाल मलिक साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, खसूसी बराए वज़ीर आज़म। सैयद मोहम्मद अली साहब, आप अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए। बहुत शुक्रिया जी। देखिए, मैं इसके 3 पहलू बताना चाह रहा था। पहली बात ये है जो मैंने कहा कि किसी भी रियासत के जो 3 सतून होते हैं, क्योंकि आपके प्रोग्राम का नाम ही रियासत है, तो वो पार्लिमान होता है और अदलिया होती है और एग्जीक्यूटिव होती है।
तो बुनियादी तौर पे आज अदलिया वो तीसरा सतून है भारतीय रियासत का जिसने ये बात साबित कर दी है कि भारतीय रियासत के तीनों सतून हिंदुत्वा के नजरिए को अपनी अपनी डोमेन में आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और बुनियादी तौर पे जो 4.5 साल के बाद आज ये वर्डिक्ट आई है, इससे ये साबित होता है कि इस वर्डिक्ट का मकसद जो अपकमिंग इलेक्शंस हैं उसमें बीजेपी की सरकार को सियासी फायदा कानूनी एतबार से पहुंचाने की कोशिश है। लेकिन मैं इसमें हमें इतना डिसअपॉइंट नहीं होना चाहिए। मैं समझता हूं जो 3 डोमेन्स हैं उसमें इसकी कोई अहमियत और हकीकत और सिग्निफिकेंस नहीं है। सियासी डोमेस्टिक सियासत के लिहाज से ये एक मैं समझता हूं कि उनकी एक अहम चाल है, लेकिन कानूनी एतबार से और साथ ही साथ सिफारती और तस्वीराती एतबार से मैं इसकी सिग्निफिकेंस नहीं समझता। और क्विकली मैं आपके नाज़रीन को ये बताना चाहूँगा कि ये जो इंटरनेशनल लॉ के जितने दुनिया में तालिब इल्म हैं उनके लिए इंतहाई मज़ाक़ा खेज़ वर्डिक्ट इसलिए है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट है वो खुद अपनी सुप्रीम कोर्ट की जो अर्लियर इसी इशू के ऊपर वर्डिक्ट्स हैं, लाइक 1973 की जो वर्डिक्ट है उसकी भी वायलेशन है, जिसमें भारतीय सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी ये फैसला दे चुकी है कि भारतीय हुकूमत और पार्लियामान को ये हक हासिल नहीं है कि वो कश्मीर के स्टेटस को चेंज करे। साथ ही साथ ये भारतीय आईन और जो इंटरनेशनल लॉ है, खुसूसन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की जो रेजोल्यूशंस उसकी वायलेशन भी है। और बड़ी दिलचस्प बात आपके तवज्जुह से बताना चाहूंगा, अगर आप इसका टेक्स्ट पढ़ें तो उन फैक्टर्स को जो कि बड़े इंपॉर्टेंट लीगल रेलेवेंट प्रेसिडेंसेस हैं और कवानीन हैं उनको कंसिडर ही नहीं किया सुप्रीम कोर्ट ने इस बायस्ड और डिलिबरेट वर्डिक्ट को देने के लिए, ताकि बीजेपी को आने वाले इलेक्शन में सियासी फायदा पहुंचाया जा सके। वेरी राइट सर, वेरी राइट। मैं वापस आता हूँ अवैस वसी साहब, सवाल ये है कि इस केस के दौरान मोदी सरकार ने एक आर्गुमेंट सामने रखा कोर्ट के, देखें जी इस एब्रोगेशन के बाद जो है वहाँ पे अमन व अमान की सूरत हाल बहुत बेहतर हुई। ये उनका एक क्लेम था जिसको उन जजेस ने मुस्तरद किया कि जी हम इसके सियासी पहलुओं पे नहीं जा रहे, कानूनी नुक्ते देखेंगे। अब जब आप कानूनी नुक्ते देखते हैं और एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी में देखते हैं तो आपको पता है कि इस टेरिटरी के हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा ने क्या करारदादें पास की हैं, जिसके आपका अपना मुल्क, आपकी रियासत सिग्नेटरी है, कोई हवा में बात नहीं है, और आप कमिटमेंट्स दे के आ चुके हैं। सो वो कैसे जजेस जो मतलब इतने अरसा एक जुडिशल उसमें सर्विस में गुजार के आए हैं, आइन और कानून को जानते होंगे यकीनन, वो कैसे इग्नोर कर सकते हैं? वो देखें, बात यह है कि मेरा ख्याल है कि जो बात जैसे शुरू में की गई कि जो सेफ्रोनाइजेशन है या जो हिंदुत्व का जो नैरेटिव है उसकी जो पेनिट्रेशन है और उसकी जो परमिएशन है वो स्टेट ऑर्गन्स में और स्टेट अपरेटस में इस कदर चली गई है कि वो शायद उनकी जो जजमेंट, इंडिपेंडेंट जजमेंट है वो इक्लिप्स हो गई है। अदरवाइज़ जब यूनाइटेड नेशंस की 13 रेजोल्यूशंस मौजूद हैं और एक रेजोल्यूशन जो है वो वाज़े तौर पर ये कहती है कि कोई मटीरियल चेंज जो है यूनिलेटरली कोई भी साइड, पाकिस्तान और इंडिया कोई भी उसमें नहीं कर सकता। जब इस तरह की क्लियर, ये वर्ड्स में कोट कर रहा हूँ, तो जब आप इस तरह की रेजोल्यूशन जो क्लियरली इस तरह की रिस्ट्रिक्शंस जो है वो करती हैं तो उसकी वायलेशन है। फिर उसके अलावा आप ये देखें कि उसी डिस्प्यूटेड टेरिटरी के हवाले से अगर आप इंटरनेशनल उसको नहीं भी समझते फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, तो आपने पाकिस्तान के साथ एक एग्रीमेंट किया है। सिमला अकॉर्ड का टेक्स्ट अगर आप पढ़ें तो उस अकॉर्ड के अंदर भी ये है कि आप जो है वो उसकी जो कंडीशन है कश्मीर के जो डिस्प्यूट की जो हैयत है उसको आप तब्दील नहीं कर सकते। तो जब आप इस तरह के बायलैटरल एग्रीमेंट्स देखते हैं, इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स देखते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स की रेजोल्यूशंस देखते हैं, तो और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के खुद अपनी प्रोविजंस को देखते हैं कि कंकरेंट असेंबली जैसे मैंने पहले कहा, तो फिर तो मैं समझता हूँ कि जस्ट उसको जस्टिफाई करने के लिए, जस्ट उसको लेजिटिमाइज़ करने के लिए, और ना सिर्फ इंडियन इलेक्शंस के लोकसभा के बल्कि जो रियासती असेंबली में ये खेल खेलने जा रहे हैं अगले साल, और उसके अंदर ये बेसिकली करना ये चाह रहे हैं कि ये हिंदू चीफ मिनिस्टर लेकर आना चाह रहे हैं। उसी के लिए इन्होंने जम्मू की सीटें जो है वो 37 से लेके 43 की, और 46 जो वैली की सीट्स हैं उसमें सिर्फ एक
सीट इजाफा की। हालांकि जो पॉपुलेशन है वो 70 लाख जो है वो 2011 के सेंसस के मुताबिक 70 लाख के करीब पॉपुलेशन वैली की है और 53 लाख जो है वो जम्मू की है। लेकिन ये कौन सा मैथमेटिक्स है, ये मुझे समझ नहीं आता कि वहाँ जो है वो 6 सीट्स इजाफा की जाती हैं और जो है वैली के अंदर जो है वो 1 सीट इजाफा की जाती हैं, और उसके बाद जो है वो नई लेजिस्लेशन के अंदर नॉमिनेशन के लिए 3 सीटें और इजाफा कर दी कि जो वेस्ट पाकिस्तान रेफ्यूजीज हैं वो भी और पंडित्स भी, और ताकि यह है कि ये जो बैलेंस है ये बैलेंस करके मेजॉरिटी जो है वो दी जाए। तो उसका मतलब है जो अभी थोड़ी देर पहले मिशाल मलिक साहिबा गुफ्तगू कर रही थी कि अगर ये डेमोग्राफिक चेंज वो इस कामयाबी से करने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर तो उनको कोई मसला नहीं, कहते हैं हाँ जी प्लेबिसाइड कर लें। देखें ना, बिल्कुल वो इसी पैटर्न के ऊपर देखें, प्लेबिसाइड करें या ना करें, लेकिन बात यह है कि वो इसी के ऊपर ये डेमोग्राफिक जो है वो चेंज करने के हवाले से देखें, आप देखें कि वो हिंदू चीफ मिनिस्टर को लेके आना चाह रहे हैं। डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स ऑलरेडी उन्होंने लॉट ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो है वो थाउजेंड्स की तादाद में उन लोगों को दे दिया जिनकी प्रोविजंस आप देखें ना कि उन्होंने कहा कि जो 15 ईयर जो है वो यहाँ पर रहा हो उसको हम जो वो दे देंगे, और उसमें अक्सरियत उन उनमें अक्सरियत है, फौजी है, उनकी फैमिलीज है, उनको आप वो देते हैं। जब 35A मौजूद है, और ये राइट को इंडिया ने नहीं दिया था, ये कश्मीरियों ने फाइट करके ये जो है ना 1 सेंचुरी से अबव जो एक राइट है जो उन्होंने लिया उसको उन्होंने एब्रोगेट किया। ये सिर्फ 370 की बात नहीं है। फिर उसके अंदर जो है वो जो उनकी जो लैंड है उससे उनको डिस्पोजेस किया जा रहा है, और उनकी जो मिसाल के तौर पर जो इनिशियल आपने जैसे बात की कि यहाँ पर जो है वो माशी इस्तेकाम आएगा, तो एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था तो उस रिपोर्ट में लिखा हुआ था कि इंडियन जितनी भी स्टेट्स हैं सबसे ज़्यादा जो बेरोजगारी की जो शरह है वो 23% कश्मीर में वो वहाँ पर मौजूद। बिल्कुल सही। नाज़रीन एक वक्फा लेने के बाद गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे, साथ रहिएगा। ये बड़े बड़े फिल्म स्टूडियोज, थिएटर्स, सिनेमास, आर्ट गैलरीज, थीम पार्क्स, अरे रहने का मजा आने वाला है लाहौर में, और सब एक साथ लाहौर एंटरटेनमेंट सिटी, और वो भी घूम घुमा कर नहीं, मेन GT रोड पर। और सिर्फ लाहौर के लिए नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल लिविंग स्टैंडर्ड। बस 3, 5, 10 मरला और 1 कनाल का प्लॉट लिया और हो गई एंटरटेनमेंट शुरू। इन्वेस्टमेंट, ग्रोथ और एंटरटेनमेंट एक साथ। तो अपना फोन निकालें और डायल करें 1113333987। लाहौर एंटरटेनमेंट सिटी, हैप्पीनेस लिव्स हियर। लाहौर एंटरटेनमेंट सिटी, और वो भी घूम घुमा कर नहीं, मेन GT रोड पर। बस 3, 5, 10 मरला और 1 कनाल का प्लॉट लिया और हो गई एंटरटेनमेंट शुरू। तो अपना फोन निकालें और डायल करें 1113333987। लाहौर एंटरटेनमेंट सिटी, हैप्पीनेस लिव्स हियर। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद नाज़रीन। बात कर रहे हैं भारतीय सुप्रीम कोर्ट के उस मतनाज़ फैसले की जिसमें उसने भारतीय हुकूमत के उस गैर कानूनी गैर आइनी इकदाम की तौसीक की है, लेकिन इससे फ़र्क कोई नहीं पड़ेगा। जो माहिरीन बात कर रहे थे, डॉक्टर अवैस वसी, सैयद मोहम्मद अली और जनरल रज़ा मोहम्मद खान साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जनरल साहब, सवाल एक ये है कि माजी में कोशिशें की गई मसला कश्मीर को हल करने के लिए, पाकिस्तान और भारत के माबैन जंगें भी हुई, मुज़ाकरात भी हुए, तरह तरह की तरकीबें आजमाई गई कि किस तरीके से मसला हल हो जाए, लेकिन नहीं हुआ। वाहिद जो एक तरकीब जो अभी तक इस्तेमाल नहीं की गई वो अक़वाम मुत्तहिदा की वो करारदादें हैं कि जिनके मुताबिक इस्तिस्वाब राय का हक कश्मीर के लोगों को देना है। यानी कि बाकी ऑप्शंस आपने इस्तेमाल करके देख लिए, एग्जॉस्ट कर लिए, ये एक ऑप्शन बचा है, ये भारत करने को तैयार नहीं है। क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, पहली बात है कि भारत को जो है अभी जो कुछ वहाँ पे मिडिल ईस्ट में हो रहा है या गाजा में हो रहा है उससे सबक सीखना चाहिए कि अगर ये सेटलर कॉलोनाइजेशन करना चाहता है तो पहली बात तो ये है कि मेरे ख्याल में ये सक्सेसफुल नहीं होगा, क्योंकि गाजा के लोगों की तरह कश्मीर के लोग भी उसको हरगिज उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, सेटलर्स को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो कश्मीर का ये जो मसला है ये मजीद शायद ये संगीन होगा। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जब इस तरह के सूरत हाल होगी तो इंडिया पहले से ज्यादा इनसिक्योर होगा, मुझे तो इसमें कोई शक नहीं है। और शायद इस फैसले से मोदी साहब नेक्स्ट इलेक्शन जीत जाएं
लेकिन इंडिया सिक्योर नहीं होगा। अच्छा, जहां तक यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन का ताल्लुक है, तो मेरे ख्याल में जब तक यूएन में रेफॉर्मेशन नहीं होगी, जब तक वहां पे डेमोक्रेसी खुद नहीं आएगी, मसलन ये कि सिक्योरिटी काउंसिल में जो वीटो का हक है, जब तक वो खत्म नहीं होगा और वहां फैसले मेजॉरिटी के बुनियाद के ऊपर नहीं होंगे जिस तरह जनरल असेंबली में होते हैं, तो मेरे ख्याल में ये वहां से ये इसका हल निकालना बड़ा मुश्किल है। और पाकिस्तान और चाइना को मेरे ख्याल में मिलकर इसके लिए एफर्ट करना चाहिए। पाकिस्तान पहले भी कहता आ रहा है कि यूएन को और जो है इसको डेमोक्रेटाइज करना चाहिए। लेकिन एक सवाल है, आपने भी बात की, इस पे भी बात करनी है साहब, आपने भी कहा कि सियासी तौर पे मोदी सरकार या बीजेपी को फायदा हो सकता है इसका, लेकिन आप नहीं समझते कि ये जो नरेंद्र मोदी का नैरेटिव है, जो आरएसएस का नैरेटिव है, ये एक प्लेग है भारत के अपने लिए? उनके लोगों को ये क्यों रियलाइज नहीं होता कि ये दीमक की तरह इनको अंदर से खोखला करके खा जाएगा और डिस्ट्रक्शन होगी उनकी, खुद सेल्फ डिस्ट्रक्टिव मोड में चले गए हैं? ये एहसास क्यों नहीं होता वहां के लोगों को? मेरे ख्याल में वो इसलिए नहीं हो रहा कि इंडिया के जो मीडिया है वो इस तरफ जो है ना लोगों की तवज्जो को मबजूल नहीं करवा रहा। इंडिया की जो ऑपोजिशन है वो बहुत कमजोर है और इंडिया के लोग ये समझ रहे हैं कि इस मामले को मजीद उसको तवालत देने से शायद इंडिया मजबूत होगा, शायद ज्यादा सिक्योर होगा, लेकिन ये मेरे ख्याल में उनकी एक सख्त गलतफहमी है। और इसमें मेरे ख्याल में अभी रोल उसी तरह बनेगा कि जो कश्मीरी डायस्पोरा है इंटरनेशनली, और ये बड़ा स्ट्रॉन्ग एक डायस्पोरा है, जिस तरह पैलेस्टीनियन डायस्पोरा है अमेरिका में, बरतानिया में, और जो दूसरे ममालिक हैं उनको मजीद एक्टिव होना पड़ेगा। और मैं तो ये समझता हूँ कि दुनिया भर के जो कश्मीरी हैं जो कि इंडिया से बाहर हैं उनको मिलकर अभी अवेयरनेस बढ़ानी होगी और अपनी अपनी गवर्नमेंट्स के ऊपर प्रेशर बढ़ानी होगी कि इंडिया के इस तरह के जो फैसले हैं वो ना तो इंडिया के नेशनल इंटरेस्ट में है, ना कश्मीरियों के इंटरेस्ट में है, और ना ही वो इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी के हक में है। तो ये मेरे ख्याल में इनको इंडिया के लोगों को एजुकेट होने की ज़रूरत है। और अगर इंडिया के सियासतदान मेरे ख्याल में अगर अपने सियासी मफाद को छोड़ते हैं और सिर्फ इंडिया के मफाद को देखेंगे, तो उनको चाहिए कि इस तरह के फैसले जो है वो ना करें, बल्कि वो जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के फैसले हैं इस मामले की रेजोल्यूशन की तरफ वो जाएं। ऑल राइट, सैयद मोहम्मद अली, मैं वापस आता हूँ जनरल साहब। सैयद मोहम्मद अली साहब, अभी बात की जनरल साहब ने कि कश्मीरी डायस्पोरा जो पूरी दुनिया में इस वक्त मौजूद है, बड़ी स्ट्रॉन्ग वॉइस रखता है, उसको ज़्यादा एक्टिव होना पड़ेगा। हम देखते हैं कि भारत में जो खालिस्तान की तहरीक चल रही है, जो सिख डायस्पोरा है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वजह से भारत ने ऐसे कुछ एक्शंस किए, फर्स्ट इन कनाडा देन इन द यूनाइटेड स्टेट्स, जिससे उसका जो एक स्टेट ऑपरेटर्स है बुरी तरह एक्सपोज हो गया। तो अब उसको भी एक तकवीयत मिली है, तो आप समझते हैं कि उनको भी ज़्यादा एक्टिव होने की ज़रूरत है ताकि अपना बयानिया वो ज़्यादा अच्छे तरीके से पेश कर सकें? देखिए जी, तीन पहलू मैं मुख्तसरन बताता हूँ। एक तो जिस तरह जल साहब ने कहा, हमास की आप इंफॉर्मेशन स्ट्रेटजी को देखें, नॉट विद स्टैंडिंग के गजा की वहाँ पे सूरत हाल क्या है, लेकिन ये एक हकीकत है जिसका आप एक लीडिंग मीडिया एक्सपर्ट के तौर पे रिकॉग्नाइज करेंगे कि उनका जो बयानिया है वो इसराइल के जबरो इस्तबदाद और कंप्लीट जो वेस्टर्न पावर्स की मटीरियल, इकोनॉमिक और मिलिट्री सपोर्ट है उसके बावजूद एक अट्रैक्टिव और कन्विंसिंग नैरेटिव है। और पूरी दुनिया की जो पावर्स हैं उनको रिकॉग्नाइज करना पड़ रहा है कि जो हमास का पर्सपेक्टिव है, जो फलस्तीन की आवाज़ है, वो पूरी दुनिया के ऊपर असर रखती है। तो ये एक एग्जाम्पल है हमारे फलस्तीनी भाइयों के लिए और कश्मीरी भाइयों के लिए कि उनकी तादाद और उनका असर रसूख आलमी सतह पे कहीं ज़्यादा है। देखिए, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे बरतानिया हो, चाहे यूरोपियन यूनियन हो, मैं समझता हूँ कि ये एक हमारे लिए लम्हे फिक्रिया भी होना चाहिए कि मुझे ये बाज़ दफ़ा फील होता है कि पाकिस्तानी और हमारे कश्मीरी भाई पाकिस्तान की रियासत और हुकूमत से बहुत ज़्यादा तवक्कुआत लगाते हैं
लेकिन खुद अवामी सतह पे, डायस्पोरा के लेवल पे, इंटेलेक्चुअल लेवल पे, थिंक टैंक के लेवल पे, मीडिया के लेवल पे खुद इतना कंट्रीब्यूट नहीं करते जितना कि वो कर सकते हैं और उनको करना चाहिए। ये इसका पहला पहलू है। दूसरा पहलू मैं थोड़ा सा समझता हूं कि जो भारत का इररिस्पॉन्सिबल स्ट्रेटेजिक बिहेवियर है, चाहे वो जो सिखों और माइनॉरिटीज की हलाकत और अपने इंटेलिजेंस एजेंट्स को डिप्लॉय करके अपने सियासी मुखालिफिन की टारगेट किलिंग की जो उसकी हिकमत अमली सामने आई है, और इस वक्त जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ भी इस वक्त अमेरिका में मौजूद हैं, मैं समझता हूँ ये कुछ लिमिटेड लेकिन सिग्निफिकेंट स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान को प्रोवाइड करती है कि वो अमेरिका और बड़ी ताकतों को बावर कराएं कि वो चीन के हवाले से जो भारत की सिक्योरिटी कमिटमेंट है उसको ओवर एस्टिमेट ना करें, उसका जो हिजमोनिक बिहेवियर है, डिस्टेबलाइजिंग बिहेवियर है, और जो उसकी टारगेट किलिंग की पॉलिसी है और टेररिज्म को प्रमोट करने की पॉलिसी है उसको एक्सपोज करें। इस वक्त एक क्वेश्चन फिर आगे बढ़ता हूं सैयद मोहम्मद अली साहब। इस वक्त तो हमें यह महसूस होता है कि भारत इस वक्त इंटरनेशनल कम्युनिटी से जो भी स्ट्रेंथ ड्राइव कर रहा है वो महज सिर्फ एक नुक्ते पे है कि अमेरिका और चीन के ताल्लुकात ठीक नहीं है। अगर कल अमेरिका और चीन के ताल्लुकात नॉर्मलाइज हो जाते हैं और उनमें कोई इस किस्म की जो कोल्ड वॉर की एक सिचुएशन फील होती है वो नहीं होती, तो फिर भारत कहां से ये काम करेगा और फिर उसकी जो बदमाशी है वो कहां जाएगी? बिल्कुल जी, मैं आपसे एग्री करता हूं। बल्कि मैं चूंकि कुछ ऐसे डायलॉग्स वगैरह का हिस्सा रहा हूं तो मैं आपको बताता हूं कि जो संजीदा हल्के हैं अमेरिका के अंदर, जो फैसला साज हैं, वो अब भारत की कमिटमेंट को थोड़ा शक व शुबे की निगाह से देख रहे हैं, और ये कोई फोरगॉन कंक्लूजन नहीं है कि इंडिया कंप्लीटली जो है वो अमेरिका की ट्रस्ट और गुडविल हासिल कर लेगा, क्योंकि उसका जो रिसेंट बिहेवियर है और उसकी जो कमिटमेंट है वो अमेरिकी मफादात की तरफ कोई बहुत ज्यादा नहीं है। आप जानते हैं कि चीन के साथ भी उसका $100 बिलियन से ज्यादा का बायलैटरल ट्रेड है। उसके अलावा वो रशिया के ऊपर जो डिफेंस रिलायंस है वो कम नहीं कर रहा। 12 से ज्यादा जो उसने न्यूक्लियर डील साइन की है उसमें 15 साल गुजरने के बावजूद अमेरिका से एक न्यूक्लियर रिएक्टर भी नहीं लिया है, और साथ ही साथ अब अमेरिका के अंदर वो अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी के जरिए से टारगेट किलिंग अमेरिकन सिटीजन्स की करवा रहा है। तो ये वो हकायक हैं जिनको मैं समझता हूँ आलमी बिरादरी इग्नोर नहीं कर सकती है। बिल्कुल सही। वसी साहब, अब एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगा और बाकी मेहमानों से भी, कि पाकिस्तान ने हर मौके पे हर मुमकिन कश्मीरी बहन भाइयों की मदद करने की सिफारती सतह पे, इखलाकी सतह पे कोशिश की है। हम बार बार दुनिया के हर फोरम पे ये मसला भी उठाते हैं। अब इस वक्त इस फैसले के बाद अगर सूरत हाल तब्दील होती है, नहीं होती, जिस तरफ भी हवा चलती है, हमें क्या करना है कि जो पॉलिसी हम लेके चल रहे हैं, जो एफर्ट्स हम कर रहे हैं वो इनफ हैं? जैसे कश्मीरी भाइयों के हवाले से बात हुई कि उन्होंने भी अपनी एफर्ट्स को ज़रा पुश करना है, हमें क्या करना है? देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि पाकिस्तान की जो कंसिस्टेंट सपोर्ट रही है और एडवोकेसी रही है पूरी दुनिया में, डिप्लोमेटिकली मॉरल सपोर्ट जो पाकिस्तान की रही है वो बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड है, और कश्मीरी उसको बड़ा मतलब तहसीन की नज़र से जो है वो देखते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें जो है वो करने की ज़रूरत है। एक तो यह है कि जैसे अभी ये बात हुई कि जो मीडिया फ्रंट के ऊपर स्टेट को भी एक इन्फॉर्म्ड और परसुवेसिव और कन्विंसिव डिस्कोर्स जो है वो जनरेट करना चाहिए, और जो इंटेलिजेंसिया है, चाहे वो कश्मीरी इंटेलिजेंसिया है जो डायस्पोरा में है या आज़ाद कश्मीर के अंदर है या पाकिस्तान के अंदर है, उनको भी ये मैं समझता हूँ कि एक नैरेटिव जो है वो इन्फॉर्म्ड करने की ज़रूरत है। और दूसरी जो चीज़ मैं समझता हूँ कि जिसके जो बेयरिंग है वो कश्मीर के ऊपर होगी, वो मेरा ख्याल है कि हाउस हमारा ऑर्डर में बहुत ज़रूरी है, कि ख़ास तौर पर जो इकनॉमिक चैलेंजेस पाकिस्तान को दरपेश हैं, जो अदर हमारे इश्यूज़ हैं, उनको ऑर्डर में करना जो है वो बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ साथ तीसरा मैं ये कहूँगा कि हमें एक कंसिस्टेंट अप्रोच के साथ अपनी लाइन एंड लेंथ को बिल्कुल एक कंसिस्टेंसी के साथ जो है वो करने की ज़रूरत है, ताकि ग्राउंड में हमारा जो मैसेज जो है जो अनफ्लिंचिंग जाए। ग्राउंड में, यानी श्रीनगर की बात कर रहा हूँ, अनवेवरिंग मैसेज जाना चाहिए। अगर वहाँ से यहाँ से कोई वीकनेस या कोई वेव या कोई ऐसा मैसेज जो है वो श्रीनगर में जाता है तो ग्राउंड पर जो उसके इम्पैक्ट हैं वो इतने ज़्यादा पॉजिटिव नहीं होंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये 3 स्टेप्स अगर पाकिस्तान की स्टेट भी, पाकिस्तान की सोसाइटी भी, कश्मीरी इंटेलिजेंसिया और डायस्पोरा भी ले, तो मैं समझता हूँ कि हम कश्मीर के रेजोल्यूशन के हवाले से आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल सही। जनरल साहब, सेम क्वेश्चन टू यू सर, कि अब हमें और क्या करना है, और ख़ास तौर पर उन कश्मीरी बहन भाइयों के लिए क्या पैगाम होगा कि जो अपनी एक आवाज़ रखते हैं और अगर सही मानों में अपनी आवाज़ उठाएं तो वो डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं?
अच्छा, एक बात मैं और अर्ज करना चाहूंगा, वो ये है कि देखें, ये जो इंडिया बात करता है ना एक फेक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन का महाराजा के साथ 1948 का, उसमें भी बड़ा ये क्लियरली मेंशन्ड है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो कश्मीर में एप्लीकेबल नहीं होगा, और कश्मीर का जो सो कॉल्ड यूनियन है इंडिया के साथ वो भी जो है नल एंड वॉइड हो जाता है। और इंडियन की सुप्रीम कोर्ट को मेरे ख्याल में इसको जरूर देख लेना चाहिए था। लेकिन जनरल साहब यहाँ पे एक पॉइंट जरूर बनता है कि जब अपने जो फाउंडिंग फादर जवाहरलाल नेहरू जैसी शख्सियत को नरेंद्र मोदी और उनके जो कबीला है वो तस्लीम नहीं करता, तो महाराजा के खत को उन्होंने क्या तस्लीम करना है? नहीं, लेकिन वो क्लेम तो करते हैं, वो क्लेम करते हैं इंटरनेशनली के जो कश्मीर का यूनियन है वो उनके पास जो है वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन है, अदरवाइज तो उनके पास और कोई सबूत नहीं है ये कहने के लिए कि कश्मीर जो है उनका अटूट अंग है। इसी को उन्होंने अपना बेसिस माना हुआ है। अच्छा, आपके सवाल का जवाब ये है कि देखें कि पहली बात तो ये कि पाकिस्तान और चाइना ने मिलकर मेरे ख्याल में एफर्ट्स जारी रखनी है तमाम कश्मीरियों के साथ मिलकर। कश्मीरी जो डायस्पोरा है और जो इंडियन हेल्थ कश्मीरी है, उन सब के साथ मिलकर ये अपनी कोशिश जारी रखनी है। और मेरे ख्याल में OIC में भी इसको दोबारा उठाने की जरूरत है। और जो OIC का कश्मीर के ऊपर कांटेक्ट ग्रुप है उनको मेरे ख्याल में इमीडिएटली उनके साथ जो है राब्ता कायम करना चाहिए। और OIC को भी ये जो इंडियन सुप्रीम कोर्ट का ये डिसीजन है उनको रिजेक्ट करना चाहिए। और साथ साथ ये जरूरी है कि जो कश्मीर के लिए एफर्ट्स हो रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, उनका फोकस मेरे ख्याल में इंटरनेशनल होना चाहिए, ना कि नेशनल, क्योंकि यहाँ पे हमें तो सबको तो पता है कि क्या इश्यूज हैं, लेकिन इंटरनेशनल अवेयरनेस नहीं है। और उसके लिए मेरे ख्याल में फंड्स प्रोवाइड करने पड़ेंगे और ऐसे लोग पाकिस्तान से बाहर भेजने पड़ेंगे जो कि इस जो है ना इशू को जानते हैं, ताकि मजीद अवेयरनेस पैदा की जा सके। बिल्कुल ठीक। सैयद मोहम्मद अली साहब, फाइनल टेक। और कश्मीर के मसले को हम एक न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट के से भी जो है वो ताबीर करते हैं। अब जबकि इसराइल और फ़लस्तीन का मसला है, वहाँ पे एक तरफ निहत्ते फ़लस्तीनी है, दूसरी तरफ वेल इक्विप्ड इजरायली आर्मी है, लेकिन फिर भी दुनिया की दिलचस्पी बहुत ज़्यादा में नज़र आती है। बहुत से ऐसे मुल्क हैं जो बड़ा एक्टिव रोल प्ले कर रहे हैं। तो क्या इस मसले को जब तक कोई मतलब ख़तरनाक हद तक कोई सूरत हाल इख्तियार नहीं कर लेगा तब इन्हें होश आएगा, या उससे पहले भी ये कोई अपना किरदार अदा करने के काबिल होंगे? देखिए, मुख्तसरन चूंकि आपने हवाला दिया तो मैं क्विकली कंपेयर कर देता हूँ आपके नाज़रीन के लिए। मैं समझता हूँ मसले कश्मीर की जो हसासियत है वो मसले फ़लस्तीन से बहुत ज़्यादा और अंडर एस्टिमेटेड है। पहली बात ये है कि देखिए वहाँ पे एक रीजनल न्यूक्लियर पावर है जो कि जबरोस्तबदाद कर रही है। यहाँ पे कश्मीर जो है इसमें स्टेक्स इंटरनेशनल पावर्स के और रीजनल सिक्योरिटी के बहुत ज्यादा हैं। इट इज सराउंडेड बाय 3 न्यूक्लियर पावर्स, नंबर 1। नंबर 2 के इसके ऊपर 3 रवायती जंगें हो चुकी हैं। नंबर 3 ये कि 1 लाख से ज्यादा शहादतें हैं। तो मैं समझता हूँ कि इसका जो कश्मीर की लड़ाई है और उसकी आज़ादी की तहरीक है, उसके हवाले से आज चूंकि जो वर्डिक्ट आई है भारतीय सुप्रीम कोर्ट के बाद, मैं समझता हूं उसने एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की है कि आप ज्यादा कॉन्फिडेंस से 3 डोमेन्स में अब ये वॉर लड़ेंगे। आप इंफॉर्मेशन डोमेन में, डिप्लोमेटिक डोमेन में और लॉफेयर की डोमेन में भारत को एक्सपोज भी करेंगे, डिफेंसिव पे भी मजबूर करेंगे और ज्यादा सपोर्ट करेंगे कश्मीरियों की। बहुत बहुत शुक्रिया सैयद मोहम्मद अली साहब, हमारे साथ मौजूद थे आप। जनरल रज़ा मोहम्मद खान साहब आपका वसी साहब, थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी भारत की सुप्रीम कोर्ट का मुतनाज़ा फैसला कोई भी हो, कश्मीरियों पर मुसल्लत किया गया है, उनका जो कानूनी और आइनी हक है उसको छीना गया है, बैन अल-अक़वामी करारदादों को मस्क किया गया। लेकिन इस तमाम चीज़ों से कतई नज़र ये बात बहुत ज़रूरी है कि कश्मीरियों ने ना माजी में कभी भारत के इस तसल्लुत को तस्लीम किया है, ना वो मुस्तकबिल में इस तसल्लुत को तस्लीम करेंगे। और इसका वाहिद हल वही है, अगर भारत चाहता है कि खुशअस्लूबी से इस मसले का हल निकले, तो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक कश्मीरियों को वो हक़ मिलना चाहिए कि वो खुद अपना फ़ैसला करें कि उन्होंने किस तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजारनी है। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।